नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनू और स्वागत है आपका जेपीजीएस एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके थे और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर पहली बार आप इस वीडियो पे आए हैं तो जस्ट इससे पहले वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं आप, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए नीचे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला है किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, तो क्या हो जाएगा? जब वेग का मान और दिशा दोनों क्या हो? नियत हो। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या हो? वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। आगे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चाल और दूरी और समय का सही संबंध क्या है? चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। चाल बराबर क्या होता है? तो दूरी बटे समय। फॉर्मूला आपको याद होगा। आगे चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, तात्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होंगे। देखिए, तात्कालिक वेग, जब किसी भी गाड़ी का, किसी भी कार का हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और करंट वेलोसिटी निकालेंगे, दोनों बराबर कब होगा? दोनों बराबर तभी होगा जब पूरे ट्रैवल के दौरान उसकी क्या हो? एक्सेलरेशन जीरो हो, त्वरण क्या हो? त्वरण का मान जीरो हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शून्य त्वरण में। आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। तो पिंड का क्या होगा? वेग समरूप होगा। किसी पिंड का विस्थापन जो है वो समय के समानुपाती है, यानी कि समय के साथ साथ चल रहा है, यानी कि वो पिंड क्या होगा? तो वो पिंड का वेग समरूप होगा। आगे चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समानुपाती है? तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि मुक्त अवस्था में गिरते हुए किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके? तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 किग्रा की वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाने से प्राप्त त्वरण क्या होगा? देखिए, कैसे निकालेंगे दोस्तों। F बराबर क्या होता है? ma होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो फोर्स क्या होता है? बल होता है। तो बल 40 न्यूटन गिवन है। इसकी केजी 5 किग्रा इसकी वजन है। मास ये गिवन है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? F बटे m हो जाएगा। क्या करेंगे? 40 में 8 से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से क्या आ जाएगा? 8 मीटर। सही उत्तर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति का देखिए, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति किस गति का उदाहरण है? तो भीड़ भाड़ वाली सड़क पे क्या हो जाएगा? असमान गति। भीड़ भाड़ वाली सड़क पे क्या होगा? कभी स्पीड चलेगा, कभी कम स्लो चलेगा, कभी स्पीड, कभी स्लो, इस तरीके से असमान गति का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो, यानी कि वस्तु क्या है? नियत वेग से चल रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? तो शून्य त्वरण को प्रदर्शित कैसे करता है? अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम लोग ग्राफ से रिलेटेड सारे चीज़ को डिस्कस किए थे। तो शून्य त्वरण यानी कि ये देखिए, ये टाइम का ग्राफ होगा ना। तो देखिए, ये टाइम क्या है अगर, और ये अगर वेलोसिटी का है, तो देखिए यहाँ भी इस टाइम पे भी उतना ही स्पीड, इस टाइम पे भी उतना ही स्पीड या वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या है? इसका जीरो है, त्वरण जीरो है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, ये वाला लाइन। आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। हम लोगों ने कंसेप्ट में डिस्कस किया था। तो किसके किसके बीच? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिति और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेग। क्या हो जाएगा? वेग। आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? एक
निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेग के रूप में जाना जाता है। अगर डायरेक्शन फिक्स होगा तो वेग, अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा तो चाल। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन में लगने वाला समय क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम लोग? त्वरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार का वेग निरंतर बदल रहा है। देखिए, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ रही कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा? कार का वेग निरंतर बदल रहा है। आगे देखते हैं, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। जब एक समान गति से गति कर रही हो तो त्वरण हमेशा शून्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूरी और विस्थापन का पता लगाने में किया जाता है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है? यानी कि वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है? तो विस्थापन को प्रदान करता है। ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो तय की गई दूरी ही जब शून्य है तो वस्तु का विस्थापन भी क्या होगा? शून्य होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर, शून्य। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, तो क्या होगा? देखिए, तो हो जाएगा वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर। बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वस्तु जहां से गई थी वहीं पे वापस आ गई, तो वैल्यू डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन तो 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं, सेकंड ऑप्शन है, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य होगा। तो दोस्तों, दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, क्योंकि दूरी तो वो तय की है, नीचे से ऊपर भी गई है तो कुछ ना कुछ दूरी तय की होगी, और ऊपर से नीचे आने के दौरान भी कुछ दूरी उसने तय की होगी, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर होगा। दोस्तों, विस्थापन कतई कुछ मीटर नहीं होगा, ये हमेशा 0 होगा, क्योंकि वस्तु जहां से गई थी वहीं पे क्या हुई? वापस आ गई है। तो इसका चौथा ऑप्शन है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्या विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है, तो वो असमान गति का उदाहरण हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए, हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न के समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी? तो ये हो जाएगा t के पावर 3/2 के। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है, तो t सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में से किसके समानुपाती होगी? तो ये हो जाएगी t⁻³ के। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जाती है तो क्या होता है? तो कहा जाता है कि वह वस्तु क्या है? गतिशील है। यानी कि कोई ऑब्जर्व करने वाला है उसके सापेक्ष में, यानी कि कोई स्थिति है उसके सापेक्ष में किसी वस्तु की स्थिति बदलते जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? वो वस्तु क्या है? गतिशील है। आगे देखते हैं हम लोग। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? वेग में हुआ परिवर्तन है। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो वेक्टर मात्रा कौन है? वेग। सदिश कौन है? वेग। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। आगे देखिए, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है वह एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है
एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हमारा अगला क्वेश्चन है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेग समय ग्राफ कहा जाता है। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। आगे देखते हैं 29 नंबर, शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? तो शून्य त्वरण का अर्थ क्या है? तो वस्तु का वेग स्थिर होता है, वेग नहीं बदलता है। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? तो धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या हो जाएगा? वस्तु का वेग बढ़ रहा है, हम लोग एक्सीलरेटर ले रहे हैं, यानी कि वस्तु विरामावस्था से यानी कि कम गति से ज़्यादा गति की ओर जा रही है, तो वेग बढ़ रहा है, इसीलिए इसको धनात्मक त्वरण बोलते हैं। अगर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा गति से कम गति की ओर, यानी कि एक्सीलरेटर हम लोग कम करेंगे, वस्तु रुक जाएगी, तो जब रुक जाएगी तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक त्वरण। और उसी ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं हम लोग? मंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण क्या है? दोस्तों कल मैंने बोला था कि आप याद करके रखिएगा, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा समीकरण क्या है। देखिए v बराबर u प्लस ए टी इसका पहला समीकरण था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसका दूसरा समीकरण है। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? तो देखिए सी नंबर, समान त्वरण होता है। एक समान त्वरण होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ही तो वस्तु को वो गुरुत्वीय त्वरण खींचती है। तो आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो कभी भी ऋणात्मक कौन नहीं हो सकती है? बताइए। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक हो सकती है, इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ से, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? अनंत होगा। अनंत कैसे होगा? तो देखिए दूरी h तक, दूरी कहाँ तक जाएगी? देखिए कुछ ना कुछ दूरी तो तय करेगी। नीचे से जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो h मीटर तक पहुंचती है और फिर h मीटर से वापस नीचे आ जाती है, तो 2h इसकी दूरी हो जाएगी। लेकिन जहां से गई थी वहीं आ गई ना, तो विस्थापन 0। और जब 0 से किसी भी चीज़ में भाग करते हैं तो वो क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है। पिंड क्या है? पिंड गतिशील है। कैसे गतिशील है? तो बदलते हुए त्वरण से गतिशील है। दोस्तों ग्राफ में इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। आगे देखते हैं, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है। क्या क्या बताता है? तो बी नंबर, तात्क्षणिक चाल बताता है। यानी कि किसी गाड़ी में जो लगा होता है स्पीडोमीटर, स्पीड मापने वाला, जो एट अ टाइम का स्पीड दिखाता है, वो क्या करता है? तात्क्षणिक, यानी कि किसी खास समय पे जब हम देखते हैं उस समय उसकी स्पीड क्या है वो दिखाता है। आगे देखते हैं, एक समान त्वरण पर, देखिए एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण सही है? तो एक समान त्वरण पे गति के समीकरण में v बराबर u प्लस ए टी सही है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है। गति में परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा? तो -2u परिवर्तन होगा। ठीक है, दोगुना उसकी गति क्या होगी? घट जाएगी। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है। गति में परिवर्तन होगा, दोगुना घट जाएगा। आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी पिंड का वेग क्या है? किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। कब समरूप कहा जाता है? जब वेग का मान और दिशा दोनों क्या हो? नियत हो, फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहते हैं। चाल क्या होता है? अचर रहते हैं, यानी कि चाल नहीं बदलता है, लेकिन वेलोसिटी वेग क्या होता है? वो बदल जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेग v से चलती हुई कार का ड्राइवर a दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, उसे निम्नलिखित करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन ए क्या है? तेजी से ब्रेक लगाने चाहिए। ऑप्शन बी है तेजी से मोड़ लेना चाहिए। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों करना चाहिए। और ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। देखिए दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप एक बार में पढ़ेंगे तो आपको तो ए नंबर लगेगा, सही है, तेजी से ब्रेक लगाने चाहिए। बी नंबर पढ़ेंगे ये भी सही लगेगा, तेजी से मोड़ भी लेना चाहिए। तो आपको सी नंबर भी पढ़ना होगा कि ए और बी दोनों करना चाहिए। तो सबसे सटीक उत्तर कौन हो जाएगा इसका? सी नंबर हो जाएगा, दोनों करना चाहिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। तो पिंड क्या है? पिंड का बी नंबर त्वरण समरूप है। देखिए, किसी पिंड का विस्थापन जो है वो समय के समानुपाती होता है। समय के समानुपाती यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे वो पिंड भी बढ़ते जा रहा है, बदलते जा रहा है। अपनी स्थिति किसके समान बदल रही है? टाइम के समान बदल रही है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जब ऐसा कब होगा? जब त्वरण क्या हो? एक समान हो। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? गिरने के समय के वर्ग का। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, मोटर गाड़ियों ए तथा बी के दूरी समय ग्राफ से क्या पता चलता है? देखिए, इसके ग्राफ से क्या पता चलता है? तो देखिए, ये ग्राफ आपके सामने गिवन है, इसे क्या पता चलता है? पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट तो दोनों हुआ चलना, लेकिन जैसे जैसे ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ा वैसे वैसे इसकी वेग कमते गई, लेकिन ए की वेग बढ़ते गई, यानी कि जिस वेग से चलना शुरू की थी उसी, यानी कि इससे हमेशा ये ज़्यादा वेग से चली है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? तो निम्नलिखित ग्राफ प्रदर्शित करता है, ये ग्राफ को आप देखिए, ये क्या प्रदर्शित करता है? तो एक समान त्वरण प्रदर्शित करता है। हम लोग कंसेप्ट के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है? तो सी नंबर समान त्वरण होती है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, बार बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है। एक वस्तु जो है वो असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, यानी कि वेग उसका असमान है लेकिन त्वरण क्या है? समान है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर, वेग समय ग्राफ क्या हो जाएगा? रेखीय होगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। किसी पिंड का जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या शो करता है, क्या दिखाता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एस बटे डी टी स्क्वायर, ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है। कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? एक कण जो है वो एक समान वेग से, उसकी वेग वेलोसिटी क्या एक समान है, तो कण की गति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। क्या इसकी चाल शून्य होगी? जब दोस्तों एक समान गति से ये चल ही तो रही है तो चाल शून्य हो ही नहीं सकती है। बी नंबर, सी नंबर देखते हैं, इसका त्वरण वेग के विपरीत दिशा में होगा। ये कभी नहीं होगा, ऐसा होता तो यहाँ पे मंदन की बात होती, रिटार्डेशन की बात होती। आगे देखते हैं, डी नंबर, इसकी चाल परिवर्तनीय भी हो सकती है। जब एक समान वेग से चल रहा है तो चाल बदल कैसे सकता है? यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इसकी त्वरण क्या है? शून्य है। जब एक समान वेग से चल रही है तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा? तो अभी हम लोग डिस्कस किए, क्या होगा? शून्य होगा। बार बार दोस्तों एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं, मंदता का अर्थ क्या है, यानी कि मंदन, रिटार्डेशन का अर्थ क्या होता है? दोस्तों कॉन्सेप्ट के क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से समझे थे कि एक्सेलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है। जब दोस्तों वस्तु कम स्पीड से ज़्यादा स्पीड की ओर जाती है तो उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं, ठीक है। जब स्पीड बढ़ता है, वेग बढ़ता है तो उसको त्वरण बोलते हैं। जब वेग घटता है, यानी कि देखिए यू क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, ज़्यादा हो जाए और फाइनल वेलोसिटी कम हो जाए, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? रिटार्डेशन बोलते हैं। आगे देखते हैं, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु की क्या होगी? देखिए इसमें हो जाएगा एक समान त्वरण हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, क्या? त्वरण। एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोला गया है इसमें। आगे देखते हैं, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, यानी कि एक समान त्वरण से चल रहा है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। देखिए किस दिशा में? तो पश्च दिशा में होगा। आगे देखिए, आगे है,
यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो, यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो गति होती है, कैसी होती है? ए नंबर, एक समान होती है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, इस समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद वो लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल समान हो जाएगा, बिल्कुल समान हो जाएगा, क्योंकि निर्वात में फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होता है? तो वेग समय ग्राफ क्या होता है? सरल रेखा होता है। जब कभी भी एक समान त्वरण की बात हो तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा? ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। दोस्तों ये थे इससे पूछे गए अभी तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो। अब देखिए इसके बाद आता है न्यूमेरिकल। तो दोस्तों अगले क्लास में या फिर इस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लास को ख़त्म होने के बाद हम लोग स्पेशल क्लास लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग पूरे फिजिक्स का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो तब तक के लिए अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेकर के लिए। तब तक के लिए